हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट। और पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइट में एक स्पेशल मिरर जिसका नाम है प्लेन मिरर, इसको क्या कर लिया था, अच्छे से कवर कर लिया था। अब कहानी है स्फेरिकल मिरर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे मिरर। और मिरर दो प्रकार के थे, बिल्कुल। एक था प्लेन मिरर और दूसरा था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण और मिरर मतलब दर्पण। प्लेन मिरर समतल दर्पण। अब ये जो हम लोगों ने दर्पण बनाया है, तो दर्पण बनने का मतलब क्या है? हमने बात किया था कि कोई भी कांच ले लो, है ना। कांच अपने आप में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कोई ग्लास ले लेना है। और इस ग्लास के क्या करना है, एक साइड, वन साइड क्या कर देना है, पारा यानी HG का लेप पेंट करो। पहले फर्स्ट HG का पेंट कर दो, फिर सेकेंड टर्म में क्या कर दो, आयरन के पेंट ऑफ आयरन, पेंट ऑफ रेड आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लाल आयरन है तो लौह लिख सकते हैं या आयरन ही लिखो, लाल आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड का पेंट कर दो। उसके बाद क्या बन जाएगा, ये जो ग्लास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिरर में बन जाएगा। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि अगर हम मिरर के किस सरफेस की बात करें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाफ पे बात करें, तो मिरर दो प्रकार का होगा, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, एकदम प्लेन हो, तो उसको प्लेन मिरर बोलेंगे। और अगर वो क्या हो, स्फेरिकल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। मेनली जो स्फेरिकल मिरर होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअल में जो ये दर्पण है ना, वो दर्पण कैसे बना होता है, गोलीय दर्पण कैसे बना होता है, तो एक्चुअल में हम लोग गोलीय कांच लेते हैं। क्या लेते हैं, गोलीय कांच। गोलीय कांच यानी स्फेरिकल ग्लास, स्फेरिकल ग्लास। और ये स्फेरिकल ग्लास कैसा होता है, तो ऐसा होता है। अब इसको क्या करो, बीच से ऐसे कट कर दो, बीच से ऐसे क्या कर दो, कट कर दो। कट कर देंगे तो दो बनेंगे, बिल्कुल दो टुकड़े बनेंगे। ध्यान से देखेंगे। अब ये दो टुकड़े हैं किसके, तो सर इसी स्फेरिकल यानी इसी गोला क्या बोलते हैं, इसी गोले के दो भाग हैं। क्या है ये, इसी गोले के दो भाग हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इनमें, ये मतलब चूंकि ये तो ग्लास है, अभी इनको कांच क्या बोलते हैं, मिरर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक साइड में पहले तो HG का पेंट करना पड़ेगा, यानी पारा। HG मतलब पारा का पेंट कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके ऊपर से रेड ऑक्साइड का क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। ओके। तो अब सबसे पहले मैंने लिया इस वाले को, इस वाले के हमने बाहर वाले सरफेस पे ऐसा किया। ठीक है ना, ये कांच था, इस कांच के बाहर वाले सरफेस पे हमने ऐसा किया। और इस वाले में क्या किया हमने, अंदर वाले सरफेस पे ऐसा किया। समझ पा रहे हैं। तो एक के बाहर वाले पे और एक के अंदर वाले पे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो दो प्रकार से चला गया, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलग अलग है। एक तो अंदर वाली बनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और यहाँ पे बाहर वाली। तो जो बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, उस टाइप के मिरर को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हमने अंदर वाले पे कर दिया, देखिए यहाँ पे अंदर क्या बोलते हैं, बाहर वाले सरफेस पे क्या कर दिया है, ये पूरा का पूरा पेंट कर दिया है। और अंदर वाला मेरा क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इसको हम नाम देंगे अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर बन गया। ओके। तो ये कॉनकेव मिरर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमको पढ़ना ही यही है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यानी जब भी स्फेरिकल मिरर की बात होगी तो उसके अंदर कौन आएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉनकेव मतलब क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, अंदर की ओर होगी, है ना। यानी अंदर वाली जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगी तो अवतल दर्पण। और अगर बाहर वाली सरफेस यानी उठा हुआ जो तल है, अगर वो क्या बन गया, वो बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तब उसको हम उत्तल दर्पण बोलेंगे। है दोनों के दोनों क्या, स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये एक्चुअल में स्फेरिकल ग्लास के दो टुकड़े हैं। ठीक है, इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, ये भी और ये भी। बस फर्क क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का।
क्लियर है? तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, यानी स्फेरिकल मिरर को। पहले आप इतना नोट डाउन करेंगे। चलिए अब अवतल दर्पण मतलब फिर से एक बार फिर से देख लीजिएगा। आपने कांच का एक टुकड़ा लिया, मतलब सॉरी गोली कांच लिया, गोली कांच के एक पोर्शन को, एक भाग को लिया, और आप लेप कहाँ पे लगा रहे हो, पेंट कहाँ पे कर रहे हो, तो बाहरी सरफेस पे। तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा, अंदर वाला, ठीक है ना। तो ये बन गया परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बना, अंदर वाला, और इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। तो अगर अंदर वाला बनेगा तो कॉनकेव होगा। जैसा कि हमने इसके नाम में पहले भी देखा, केव है। केव मतलब क्या होता है, गुफा। गुफा कहाँ पे होती है बाबू, अंदर होती है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है इसकी, अंदर वाली, यानी दबे हुए तल से परावर्तन होगा। कौन से तल से, दबे हुए तल से हो रहा है। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि आपने फिर से वही काम किया, उसका दूसरा टुकड़ा लिया, भाई ये था, इसका एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये उठाया, इसको भी उठा के मैंने ऐसे ही रखा, ऐसे ही रखा, और इस बार कहाँ पे पेंट किया बाबू, अंदर। कहाँ पे कर दिया, अंदर। तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे। रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है ना, कि लाइट आएगी और टकरा के यहाँ से वापस चली जाएगी। तो किस सरफेस से जाएगी, बाहर वाले तल से। तो बाहर वाले तल से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस वाले मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसके हिंदी वाले नाम से आप पकड़ सकते हो, उत्तल लिखा है तो उठा हुआ तल, उठा हुआ तल, यहाँ से भी आप पकड़ लेना कि उठे हुए तल से अगर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उत्तल दर्पण है। दबे हुए तल से हो रहा है तो अवतल दर्पण, ठीक है ना। नहीं तो हिंदी वाले यहाँ से समझ सकते हो, मतलब क्या होता है, दबा हुआ, झुका हुआ। तो दबे हुए तल से अवतल, और उठे हुए तल से उत्तल, ठीक है ना। केव दिया है तो केव मतलब गुफा, गुफा से भी आप पकड़ सकते हो, केव मतलब गुफा, अंदर वाले तल से हो रही है। आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है, बिल्कुल। तो ये फर्क होता है किसमें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। ओके, बिल्कुल। अब मैं थोड़ी सी बेसिक बातें समझूंगा स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बातें हमको समझनी पड़ेगी जो बेसिक है। बस इसमें याद क्या रखेंगे कि दबे हुए तल से हो रहा है, दबे हुए तल से परावर्तन या रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अवतल दर्पण। उठे हुए तल से, उठे हुए तल से रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म देख लेते हैं। कुछ टर्म मतलब थोड़ा सा मैं इसको मिटा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, क्या जानते हैं, यही जानते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मतलब एक गोला है ना, ये गोला है। तो इस गोले का अपना क्या होगा, सेंटर होगा। भाई कोई भी चीज गोला है ना, गोला 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 गोला। तो इस दुनिया के अंदर कोई भी गोला हो तो गोला से नाम समझ में आता है वृत्त, या वृत्त है तो गोला, ठीक है ना, यानी गोलाकार है, यानी वृत्ताकार है। और अगर वृत्त या गोला आ रहा है तो कोई भी गोला हो या वृत्त हो उसके पास क्या होगा, सेंटर होगा। यानी कोई भी स्फेयर हो, वो स्फेयर किससे मिलके बनता है, सर्कल से। और सर्कल है अगर तो इसका मतलब उसके पास क्या होगा, सेंटर होगा। और सेंटर के साथ साथ क्या होगा, रेडियस होगा। भाई क्या होगा, रेडियस होगा। क्लियर है ना। ये दो चीजें नजर आ रही हैं, बिल्कुल। यही दो चीजों को आपको लेके इलेबोरेट करना पड़ेगा, आप ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं मिरर की, तो मिरर को मैंने मतलब एक गोला लिया, इस गोले को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कहाँ से डिवाइड किया, इसके सेंटर से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल। तो ये एक अलग गया और ये एक दूसरा गया, मतलब दो बन गए, दो भाग बने। अब ये इन दोनों भागों में देखा जाए तो इस वाले भाग का और इस वाले भाग का क्या है, केंद्र है, केंद्र है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सेंटर बोलते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे वृत्त का केंद्र नहीं है, ये मिरर का केंद्र है, इसलिए हम स्पेशल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, इस केंद्र को हम नाम देंगे वक्रता केंद्र। क्या नाम देंगे, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। और इस सेंटर से देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है, रेडियस है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से।
ऐसे यहाँ भी क्या करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा ध्यान से समझेंगे वक्रता केंद्र या सेंटर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसके वृत्त की परिधि या सर्कमफ्रेंस पे, ये वृत्त है, अगर वृत्त में मान लूँ तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस होगा। और इस सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे जाऊँ तो क्या होगा, रेडियस होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस सेंटर को इस पॉइंट से मिला रहा हूँ, इसके सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट पे मिला रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो आर है वो क्या है सर, ये आर जो होता है त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्या। जनरल भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या यानी रेडियस बोलते हैं। लेकिन ये किसका है, लेकिन ये मिरर का है, इसलिए स्पेशल नाम देंगे। इस त्रिज्या को हम नाम देंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। सेंटर ऑफ रेडियस, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, गलत मैं बोल रहा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। दो बातें क्लियर हो गई। ये दोनों टर्म कहाँ से आ रहे हैं, तो एक मिरर कभी भी आप लोगे, कोई भी स्फेरिकल मिरर लोगे तो आपको ध्यान में रखना होगा कि उस स्फेरिकल मिरर के पास दो चीजें होंगी, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों होंगी, क्योंकि ये जो आप मिरर ले रहे हो स्फेरिकल मिरर, ये क्या है, एक गोला है। और गोला मतलब ये किससे मिलकर बना होगा, वृत्त यानी सर्कल से। और सर्कल मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि सर्कल के पास केंद्र और रेडियस होता है, इसलिए इस स्फेरिकल मिरर के पास भी ये होगा। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं उठा लेता हूं, उठा के लेके आता हूं। यानी अगर मैं यहां से बात करूं तो वक्र क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, इनके पास दो चीजें फिक्स होंगी। पहली चीज वक्रता केंद्र, दूसरा चीज वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चलता हूँ। डिटेल में मतलब मैं यहाँ से अब एक मिरर लूंगा, सपोज कर ले रहा हूँ मैं कि मैं यहाँ से स्फेरिकल मिरर में एक कोई मिरर ले लो, चाहे उत्तल दर्पण लो यानी कॉन्वेक्स मिरर लो, चाहे अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर लो। तो मैंने यहाँ पे अवतल दर्पण ले लिया, बात दोनों की सेम होगी, यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ध्यान से देखो, ऐसा होगा। इसमें परावर्तन कहाँ पे होता है, दबे हुए तल से होता है। तो बाहर क्या कर दो, पेंट बना दो, मतलब पेंट कर दो। अब जैसा कि आप जानते हो, ये जो भाग आप लेके आए हो ये किसी स्फीयर का था, तो इस स्फीयर का क्या होगा, सेंटर होगा, है ना। मान लेता हूं कि ये क्या है, ये पूरा का पूरा ऐसे रहा होगा। अगर मैं पूरा पार्ट मिला दूं, और ये क्या कहलाएगा तब, सेंटर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो ये इस अवतल दर्पण का, इस अवतल दर्पण का क्या है भाई, ये इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र। अब कई सारे पॉइंट देखने हैं, इसलिए बड़े अच्छे से ध्यान से देखते जाएंगे। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको सीधा लाके इस पूरे जो आपने कर्वेचर लिया है, ये पूरा का पूरा कर्वेचर कहलाएगा, या पूरा का पूरा ये कर्व है, इस कर्व के किसी मिड पॉइंट से मिला दूं, मतलब इसके बीचों बीच मिला दूं, मैं मिला दिया बीचों बीच। ठीक है ना। तो इस बीचों बीच वाले पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव यानी पोल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। तो वक्रता केंद्र को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी से लेके इस पी तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पे पोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। किससे, पी से। और वक्रता केंद्र को सी से। और इस वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को बीच की जो दूरी होती है, यानी सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, ये दूरी है। ये क्या है, दूरी है, ये दूरी है। वक्रता त्रिज्या क्या है, दूरी है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब इस वक्रता त्रिज्या के आधे पे यदि मैं बात करूं, आधे पे, आधा समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। ये वक्रता केंद्र है, ये पोल है, तो इसका बीचों बीच मतलब इसकी आधी दूरी वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आधी दूरी वाले पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं मुख्य फोकस। यहाँ पे कैपिटल एफ से आप दिखाओगे, ठीक है ना। यानी इस सी से लेके पी के बीच में जो एक पॉइंट आता है जो उसके आधे पे स्थित है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस यानी बोलो मेन फोकस। और ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, इस सी से लेके एफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। सी से लेके एफ तक के डिस्टेंस की को हम किस नाम से जानते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ।
और फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। बड़ा फर्क है, यहाँ पे कैपिटल एफ है, यहाँ पे स्मॉल एफ है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, वक्रता केंद्र से इस एफ के बीच की दूरी देख रहे हैं या इस एफ से पी के बीच की डिस्टेंस देख रहे हैं, तो क्या कहलाएगी? ये एक्चुअल में कहलाएगी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। हमेशा याद रखेंगे, दूरियों को हमेशा किससे दिखाएंगे? स्मॉल लेटर से दिखाएंगे, स्मॉल लेटर से। तो दो दूरियां हमने अभी तक देखी हैं, दो दूरियां। एक तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा हम लोगों ने देख लिया फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ओ शिट, फोकल लेंथ यहाँ पे होता है LENGTH, ठीक है ना, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे AL लगा दीजिए। ओके, मे भी मिस्टेक हो सकता है एक आध स्पेलिंग में, तो आप समझदार हैं, समझ लेंगे। तो डिस्टेंस दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? स्मॉल लेटर का। दो दूरियां हमने देखी अभी, एक स्मॉल आर, दूसरा स्मॉल एफ। क्लियर है? क्लियर है। तो ये अभी हमने जो देखा है ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है, छोटी बात है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। यानी कोई भी स्फेरिकल मिरर होगा उसका क्या होगा? अपना वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? C से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका क्या होगा? एक पोल होगा। क्या होगा? पोल होगा। ठीक है। दूसरा, तीसरी बात कि उस पोल से उस वक्रता केंद्र को के बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और वक्रता त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल r से, जो दूरी बता रही होगी। और इसके बीचों बीच एक पॉइंट होगा, यानी इस C और P के बीच में, C और P को मिलाने वाली जो लाइन है इसके बीचों बीच एक लाइन होगी, F पॉइंट होगी, नॉट लाइन होगी। इस लाइन को बीचों बीच कट कर रही होगी, या इसके बीचों बीच स्थित होगा एक पॉइंट जिसको हम क्या बोलेंगे? फोकस, मुख्य फोकस बोलेंगे। और C से लेके F तक की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। है F से लेके P तक की जो दूरी होगी इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको फोकस दूरी कहते हैं। और हमेशा याद रखेंगे कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो किसकी आधी होगी? भाई ये पूरा का पूरा क्या था? वक्रता त्रिज्या था, यानी स्मॉल r था, इसके आधे पे स्थित है ना, यानी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या बाई 2 होती है। फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मेनली इसको हम क्या बोलेंगे? फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल में, फोकल डिस्टेंस वो इक्वल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, यानी F इज इक्वल टू R बाई 2। ये याद रखेंगे। यहाँ से 2 को आप इधर कर दोगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2F। ये इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको जिस भी यूनिट में लेना चाहे ले सकते हो। सेंटीमीटर में लेना चाहो तो सेंटीमीटर में लो, क्योंकि ये क्या है? दूरी है। दूरी को आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, मीटर में भी ले सकते हो, मिलीमीटर में भी ले सकते हो, एज यू विश, एज यू वांट। ओके, तो ये अभी फिलहाल में कुछ पॉइंट से इनको आप देख लीजिए, इनको पहले आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब जो बेसिक पॉइंट सीखने थे वो सीख लिए, अब हम लिखेंगे भी और समझेंगे भी। तो सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं कि ये मान लीजिए पूरा का पूरा क्या है? पूरा पोर्शन है। तो इसमें आप सबसे पहला पॉइंट जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि P के बारे में। P इज द ध्रुव, यानी पोल, इसको बोलते हैं पोल। पोल माने ध्रुव, फटाफट समझेंगे। तो क्या मतलब है इसका? सबसे पहले इधर आते हैं, लिखते हैं ध्रुव, हेडिंग मार दिया ध्रुव, और लिखूंगा पोल के बारे में। पोल क्या है? तो आपने जो क्या लिया है? परावर्तक पृष्ठ लिया है या सीधा सीधा रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया? उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है, ध्यान से समझेंगे, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस which is situated या लिखिए which is lie on mirror। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपने लिया है उसका सेंटर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। जो कहाँ पे लाई करता है? मिरर के ऊपर लाई करता है। ठीक है, मिरर के ऊपर लाई करता है। डिनोट किससे किया जाता है? तो डिनोट किया जाता है P से। डिनोट किससे किया जाएगा? P से। P क्या है? व्हाट इज द पोल? सर पोल का मतलब ये है, फिर से अगेन, पोल का मतलब क्या है
कि जो सर आपने सरफेस लिया है, अवतल दर्पण लिया है, उस अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, ये पूरा पूरा परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो सेंटर है, सेंटर मतलब बीचों बीच पॉइंट, ठीक है ना, बीचों बीच वाला जो पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है, उसी को हम पोल बोलेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है सर, वो है सेंटर। दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास, सेंटर। ध्यान से देखेंगे क्या है ये, सेंटर। सेंटर को हम क्या नाम देते हैं, वक्रता केंद्र। तो दूसरे नंबर पे लिखेंगे वक्रता केंद्र। फटाफट फटाफट हेडिंग मार दिया, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है भैया, ये क्या है, तो आपने कौन सा मिरर लिया, अवतल दर्पण लिया है, सॉरी कॉनकेव मिरर लिया है, सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, अवतल दर्पण लिया है, कॉनकेव मिरर लिया है। ये किसका भाग है, ये किसी गोले का भाग है। तो अगर किसी गोले का भाग है तो उसका क्या होगा, सेंटर होगा। उस सेंटर को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ दैट spherical mirror which concave mirror is part of, ठीक है। सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर विच कनकेव मिरर इज पार्ट ऑफ। मेरी इंग्लिश के राइमिंग पे मत जाइएगा, मेरा पूरा का पूरा मतलब है समझ में आना चाहिए भाई। मैंने लिखा है सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, मतलब उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर जिसका कॉनकेव मिरर जो है पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसको डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोट करते हैं हम लोग सी से, ठीक है ना, सी से। अब एक नई बात आप समझिएगा कि ये जो C है और ये जो P है, तो इस C और P को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है ना, ये C और P को मिलाने वाली जो रेखा होती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है इसलिए यहाँ से एक काम करता हूँ, ऐसे एक लाइन लाता हूँ, ऐसे रख दिया और यहाँ पे मैंने C रख दिया, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या होती है, लाइन विच ज्वाइन C एंड P, ओके, बस पहली बात। तो वो लाइन जो C और P के क्या हो, C और P को ज्वाइन कर रही हो, पहली बात तो ये समझ लो, C और P को क्या कर रही हो, ज्वाइन कर रही हो, उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन है ये इस P के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअल में ये जो मुख्य अक्ष होती है वो क्या होती है, इस परावर्तक पृष्ठ या इस P के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है या अभिलंब होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जब परावर्तन का नियम देखा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक अभिलंब आया था। हमने इसको क्या बोला था, हमने इसको क्या बोला था सर, अगर आपको याद हो तो, याद है आपको, यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट लिया था, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था, अभी आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने Q नाम का एक पॉइंट लिया था या O नाम का कोई भी, ठीक है। तो उस पॉइंट के क्या बोलते हैं, उस पॉइंट के ऊपर एक रे आके गिरी थी जिसको हम लोगों ने अभिलंब बोला था। क्या बोला था, अभिलंब। मेनली मैं उसको परपेंडिकुलर बोल रहा था और एक्चुअल में क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। सेम कहानी बन रही है भाई, इसको उठा के ऐसे कर दो, यानी ये जो पूरा पोर्शन इसको पलट के ऐसे कर दो, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, यही क्या बन गया है, पोल बन गया है। और ये जो लाइन है, ये जो नॉर्मल है, वो लाइन नॉर्मल क्या बन चुका है, प्रिंसिपल एक्सिस बन चुका है। तो ये खेल है। मैंने इसी मिरर को क्या कर दिया, थोड़ा सा ऐसे दबा दिया और दबा के मैं ऐसे ला के रख दिया हूँ, और ये जो Q दिख रहा है वो किस में तब्दील हो चुका है, P में। और ये जो आपको अभिलंब यानी नॉर्मल नजर आ रहा है, वही क्या बन चुका है, मुख्य अक्ष बन चुका है। तो यहाँ पे लिख सकेंगे कि लाइन विच ज्वाइन C एंड P एंड परपेंडिकुलर टू P, परपेंडिकुलर एट P, टू नहीं एट P, P पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ओके। तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात ध्यान से समझेंगे कि ये जो C और P है, तो इस C और P का मिड पॉइंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो C और P का मिड पॉइंट, इसको मैं मिटा दूं, बिल्कुल
तो इसको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। यहाँ पे लेके आइए, इसको देख लीजिए, मुख्य फोकस। चौथे नंबर पे जाइएगा, मुख्य फोकस यानी मेन फोकस, मेन फोकस। ठीक है, ये चौथा नंबर है। मेन फोकस क्या होता है, तो इट इज मिड पॉइंट ऑफ C, midpoint of a line which join C and P। ठीक है, ये क्या है, मिड पॉइंट है उस लाइन का जो C और P को क्या कर रहा है, मिला रहा है। या ऐसे भी मैं बोल सकता था कि ये जो है मिड पॉइंट है ऑफ C and P, C to P, C to P का मिड पॉइंट है कौन, मुख्य फोकस। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करने का तरीका क्या है हमारे पास, कैपिटल F। तो तीसरी बात भी समझ ली, चौथी बात भी समझ ली, 3-4 बातें हो गई। अब कुछ और बातें देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब 2 बातें और रह जाती हैं, 2 नहीं 3, उनको देख लेंगे। तो 5वें नंबर पे जो बात आती है वो ये आती है कि आप जो ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये जो दर्पण है, इस दर्पण को इतने, मतलब ये इतना ही पोर्शन लूँ मैं, इतने ही मिरर को लूँ, तो इस मिरर का अगर मैं क्या करूँ, व्यास निकालूँ। इस मिरर का क्या निकालूँ, व्यास। व्यास मतलब डायमीटर। मेनली आप डायमीटर जानते हो कि एक वृत्त है, तो इस वृत्त का अगर मैं व्यास निकालूँ तो ये क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन है उसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, व्यास। व्यास क्या होता है, जो पूरे वृत्त को आधा आधा कर देता है। तो वैसे फिलहाल में मेरे पास तो इतना ही टुकड़ा है, तो इतने ही टुकड़े का अगर हम व्यास निकालें, क्या निकालें, व्यास, इन डायमीटर निकालें, तो ये होगा डायमीटर। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल में दर्पण का द्वारक, अपार्चर बोलेंगे, अपार्चर ऑफ मिरर। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M और N से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि एक्चुअल में एक नया टर्म आ चुका है 5वें नंबर पे, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक यानी अपार्चर ऑफ मिरर, अपार्चर ऑफ मिरर, अपार्चर ऑफ मिरर। ठीक है, दर्पण का द्वारक। अभी दर्पण का द्वारक कैसा होता है, इट इज अ डायमीटर। डायमीटर मतलब व्यास, डायमीटर मतलब व्यास, डायमीटर ऑफ गिवन मिरर। तो जो मिरर दिया गया है उस मिरर का क्या है, ये डायमीटर है, व्यास है। डिनोट किससे करेंगे, तो डिनोट करेंगे हम लोग इसको M से लेके N तक, तो MN। छठे नंबर पे क्या आता है, छठे नंबर पे आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसा कि पहले ही बता दिया था, C से लेके P तक की दूरी। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन, लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोट करते हैं हम लोग R से, वो भी स्मॉल r से। ओके, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल r से। ये छठा पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट देखेंगे हम लोग, 7वां पॉइंट देख लीजिएगा। 7वां पॉइंट क्या है सर, तो 7वां पॉइंट हम क्या रखेंगे यहाँ पे, तो 7वां पॉइंट हमारे पास है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। अब ये क्या है, तो ये है सर इस F से लेके, यानी मुख्य फोकस से लेके इस पोल तक की डिस्टेंस, मुख्य फोकस से पोल तक की डिस्टेंस। इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल f से। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन मेन फोकस टू पोल। ओके, इसको किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेशन लिख लीजिए। डिनोटेशन क्या है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से। ये याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है, तो याद रखेंगे। ओके, और हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी हमको डिस्टेंस लेना होगा, क्योंकि आगे आप देखोगे तो कोई भी डिस्टेंस हम लेंगे तो वो डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है,
डिस्टेंस ऑलवेज पोल से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? पोल से लिया जाता है, क्योंकि आगे जाके आप देखोगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो वो भी कहाँ से, पहला फीता हम कहाँ गिराएंगे, मतलब इंच टेप लिए हो तो इंच टेप का पहला सिरा कहाँ पे होगा? पी से, फिर हम कहीं पे देखेंगे। ओके, मतलब जहाँ पे हमको देखना है, जैसे मान लो हमको क्या देखना था, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता केंद्र पे लेके आना, यानी एक फीता तो हमारा पी पे फिक्स है, डिस्टेंस लेनी है, इधर तो फिक्स हो चुका है। अब यहाँ से जहाँ पे ले जाओ तो यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हो, यानी पी से सी तक लेके आ रहे हो, तो वो क्या होगी, वो जो डिस्टेंस होगी वक्रता त्रिज्या, ये पी पे रहेगा ही रहेगा फिक्स, पी से एफ तक लेके आ रहे हो तो क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। आया समझ में? तो ये 7 बातें आपको याद रखनी है। 7 बातें कौन कौन सी? अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वक्रता केंद्र, पोल, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, फिर अपार्चर। ओके, अपार्चर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, उसके बाद फिर आपके सामने वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी। क्लियर है? इतनी बातें आपको क्लियर रखनी है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इतना पहले आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब फॉर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए शर्त मतलब कैसे हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, या कुछ नियम बोल देते हैं, कंडीशन नहीं बोलते हैं, लॉ बोल देते हैं, सबसे बेटर रहेगा लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब ऑफ लिखिए आप। ओके, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए जो नियम है इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या नियम है इनको देखिएगा। तो यार ऑफ या फॉर में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब को बनाने के लिए या इमेज को बनाने के लिए, यहाँ पे फॉर लगाओ, लॉ फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, क्या क्या नियम है इनकी बात करेंगे। ठीक है, कई लोग यहाँ पे कहेंगे सर आप इंग्लिश में इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो? इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं भाई, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ना, मेरी प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैं बाय मिस्टेकली कुछ सोचता और हूँ, टेक्निकली लिखता कुछ और हूँ, तो ये कारण बन जाता है। और मेनली जैसे कि ये है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इंग्लिश जो है थोड़ा थोड़ा मेरा क्या है, बहुत तगड़ा वाला खतरनाक है। अब तगड़ा वाला खतरनाक आप समझ सकते हैं। ठीक है तो छोड़िए, उस पर फोकस नहीं करते हैं, अपना काम है वो देखते हैं। तो मेनली कितने नियम है कि हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। मेनली यहाँ भी हम किसको लेंगे? अवतल दर्पण को लेने जा रहे हैं, यानी हम यहाँ पे अगेन कॉनकेव मिरर लेंगे और कॉनकेव मिरर पे क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब बनाने के नियम देखेंगे। तो मेनली हमने यहाँ पे सीखा है, क्या सीखा है कि प्रतिबिंब तभी बनेगा, प्रतिबिंब कब बनेगा, इमेज कब बनेगा? तो सर इमेज का फॉर्मेशन तभी होगा जब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास कोई सोर्स आया, मतलब सोर्स से कोई किरण आई, लाइट आई और इससे टकरा के, या मेनली देखा जाए तो इस सोर्स से लाइट निकल रही है और लाइट निकलने के बाद ये कहाँ जाती है? तो सर ये मिरर पे जाती है और मिरर से टकराने के बाद ये जब वापस आते हुए कहीं पे मिलती है, और मिनिमम कितनी? 2 रेज। सपोज कर लो एक रेज यहाँ से निकली और एक रेज ऐसे यहाँ से निकली, फिर यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद दोनों की दोनों कहाँ पे? इस पॉइंट पे मिल गई। देखिए ये दोनों की दोनों गई, दोनों की दोनों टकराई और टकराने के बाद ये वापस आ रही थी और इस पॉइंट पे मिल गई, तो ये इस इमेज का क्या बनेगा? यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। तो इमेज बनाने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या निकलनी चाहिए? रेज निकलनी चाहिए। वो रेज निकलने के बाद टकरानी चाहिए और टकरा के वापस जाते हुए जब मिले तो जिस पॉइंट पे मिलेगी तो वहाँ पे इमेज क्या बनेगा, या क्या होगा? बनेगा। ओके, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि रेज जा कैसे रही है और उस स्थिति में इमेज कहाँ फॉर्म होगा। ओके, या किस स्थिति में जाएगा। सर किस स्थिति में, मतलब नहीं समझे? तो जैसा भी आप समझ रहे हो यार, कैसे कि हम अगर एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, ध्यान देना, तो कॉनकेव मिरर अब ऐसे नहीं कि ऐसे बना दिया गेम खत्म, नहीं। अब इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इनके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, फिर एक पोल होगा, फिर एक सेंटर होगा, फिर मेन फोकस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है? ये MN यानी दर्पण का द्वारक होगा,
यानी अपार्चर होगा। तो ये इन चीज़ों को पकड़ना है। अब मेनली सपोज कर लो कि यहाँ से रेज जो जा रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई हैं रेज। रेज कैसी गई हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई हैं और तब टकराई हैं। तो टकराने के बाद वो कहाँ से, मुख्य फोकस से या कर्वेचर से, कहाँ से होके गुजरेंगे, ये पूछा जाएगा। समझ पा रहे हो? और यही नियम हमको समझने हैं। क्लियर है? क्लियर है। तो मेनली अगर सपोज कर लीजिए अगर ये सीधा जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, पहला कंडीशन यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल जा रही हैं तो पैरेलल जाने जब जाएंगी तो टकराएंगी, तो टकरा के जब वापस जा रही होंगी तो एक्चुअल में कहाँ से जाएंगी? मुख्य फोकस से होके जाएंगी। मुख्य फोकस से होके ये जाएंगे, इस बात को भूलिएगा मत। यानी जब कोई रेज आएगी तो रेज आने के बाद फिर क्या होगी? जाएगी ना वापस। और अगर ये पैरेलल रहा प्रिंसिपल एक्सिस से तो ऑलवेज कैसे जाएगा? तो वो जाएगा मुख्य फोकस से होके। दूसरे नंबर पे देखो, दूसरे नंबर पे मतलब फिर अगेन क्या बनाओ, यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाओ, फिर अगेन कंडीशन बनाओ। यहाँ पे पहला तो क्या हो गया C, दूसरा क्या हो गया बीचों बीच F, और यहाँ पे क्या हो गया P। थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना अगेन। अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो रेज है वो एक्चुअल में कहाँ से जा रही है? मुख्य फोकस से। यानी यहाँ से रेज आ रही है और एक्चुअल में पैरेलल ना जाके ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। मुख्य फोकस से होते हुए जब जाएगी तो मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद जब ये वापस जा रही है तो वापस जाते वक्त दिख रहा है कैसे जा रही है? ये मुख्य एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जा रही है? पैरेलल जा रही है। तो जब सीधा गई, पैरेलल गई तो मुख्य फोकस से होकर गुजरी, और जब मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्ट किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। ऐसे समझो, आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। या ऐसे लिख दो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो है यहाँ पे लिख देता हूँ इंसिडेंट रे, IR का मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल है। पैरेलल का साइन ये है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट F, ठीक है। पहले में ये नजर आया कि अगर इंसिडेंट रे यानी आने वाली किरण मुख्य एक्सिस, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। देखिए ये पैरेलल है कि नहीं है? तो जो जाने वाली किरण है यानी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक्चुअल में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट F पे काटते हुए जा रही है, ठीक है। और दूसरे केस में देखो, यहाँ पे जब दूसरा देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट एट F, तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसको याद रखेंगे, ये दो नियम है। कभी भी आपने अगर किरण भेजी, पैरेलल भेजी तो जाएगी, जब तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अगर आपने भेजी किरण और वो मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो जब रिटर्न होगी तो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। पैरेलल एक्सिस बोल दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। क्लियर है? ये दो बातें आप नोट कर लेंगे, ये दो नियम हो गए। यहीं से तीसरा देखेंगे, यहां से तीसरा आप देख लो। तीसरा तो यहाँ पे मैंने तीसरा ले लिया 1 2 3 4, यहाँ पे लो 1 2 3 4 का कोई मतलब नहीं है। अगेन बनाओ, यहाँ पे C, यहाँ पे F, ओके। अब इस केस में क्या हो रहा है? ये P है। इस केस में ये हो रहा है कि जो रे है वो कहाँ से जा रही है? P से होके जा रही है। पहले कहाँ से गई? पहले तो पैरेलल गई, ठीक है, फिर F से गई। अब क्या होगा कि अभी डायरेक्ट P पे जाके गिर रही है, यानी एकदम ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे गई और कहाँ पे जाके टकराई है? P पे। तो फिर जब ये वापस जाएगी तो जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से क्या हो जाएगी? ये वापस चली जाएगी, ठीक है ना। यानी जो एंगल इसने आते हुए बनाया था वही एंगल ये जाते हुए बना देगी, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा? एंगल I हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा? R, ठीक है। और जैसे ही आई थी वैसे ही जाएगी। क्लियर है? तो तीसरा नियम ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे एट P है, एट P, तो रिफ्लेक्टेड रे लाइक इंसिडेंट रे बन जाएगा, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे चलेगा? तो जैसे ही आई थी वैसे चली जाएगी, तो इसीलिए रिफ्लेक्टेड रे लाइक इंसिडेंट रे। क्लियर है? क्लियर है। चौथे नंबर पे चले आओ। चौथे नंबर में क्या है कि मान लो यहाँ पे क्या है? मिरर है,
ये मिरर में आपने फिर से क्या बना दिया, एक्सिस बनाया, यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ, और यहाँ पे क्या बना दिया भैया, पी बना दिया। और इस बार जो रे है, रे कैसे जा रही है, सी से जा रही है, तो सी से जाएगी और ऐसे टकराएगी, और टकराने के बाद जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। आई थी इसी रास्ते और उसी रास्ते वापस चली जाएगी, यानी जैसे आई वैसे गई, जैसे आई वैसे गई। इमेज याद रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये चौथा कंडीशन है, 4 नियम बनाए गए हैं, ये तीसरा, ये चौथा। आई होप क्लियर हो गया होगा चारों नियम। एक बार मैं 1 सेकेंड में रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड में कौन सा रिपीटेशन होता है सर, बस ध्यान से देखेंगे, याद करने का बस तरीका होना चाहिए। तरीका कुछ नहीं है मेरे पास सिर्फ ये है कि हम फटाफट क्या कर सकते हैं, जब एक बार नॉर्मल बेसिस पे काम कर लिए तो उसको जल्दी में करेंगे तो अपने आप चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और अपने आप चीज़ें माइंड में हो जाएंगी। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सबसे पहला तरीका देखिएगा, यहाँ पे ऐसे रखा, यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे क्या है एफ, और यहाँ पे क्या है पी है। सबसे पहले ना आप सी से गुजार लो, सी से गुजारूंगा तो सी से ही निकल जाएगी, सी से गुजारा तो सी से निकल जाएगी, यानी ऐसे आई तो ऐसे चली भी जाएगी। सी से गुजार लिया, बिल्कुल। दूसरे नंबर पे क्या करूँ, एफ से गुजार दो, बिल्कुल। देखो एकदम एक स्टेप बना देंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। पहला सी से आई तो सी से ही चली जाएगी। दूसरा मान लो मैं सी से ना गुजार के कहाँ से गुजार रहा हूँ, एफ से गुजार रहा हूँ, तो मान लो ये क्या है, एफ से आई तो ऐसे आएगी और फिर ऐसे निकल लेगी। क्लियर है। सी से गुजारा तो सी पे ही चली गई, सी से के रास्ते से चली गई, जिस रास्ते आई थी उसी से चली गई, लेकिन जब एफ से गुजारा तो सी के पैरेलल गई। ओके। तीसरे नंबर पे कहाँ से गुजारो, नियम याद रह जाएगा एकदम आराम से, ठीक है। तीसरी बार में कहाँ पे रखना है, इस बार पी पे रख देना है। पहला पॉइंट सी, दूसरा पॉइंट एफ, तीसरा पॉइंट पी है, तो पहले सी से गुजारा फिर एफ से गुजार लिया। अब किससे गुजार दूंगा भैया, पी से, यानी पी पे गिराओ। तो यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ और यहाँ पे क्या है, पी है, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगी और ऐसे ही वापस चली आएगी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ऐसे गई, ऐसे वापस चली गई। देखिए पी वाले केस में ऐसे बन रहा है। क्लियर है, क्लियर है। तो जैसे जाएगी वैसे वापस चली जाएगी। बस क्या है तरीका कि रिफ्लेक्शन का मार्ग अलग अलग होगा। रिफ्लेक्शन का मार्ग अलग अलग होने का मतलब ये नहीं कि जो सी वाले में दिख रहा है कि जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग में चली जाएगी, नहीं। मार्ग मतलब ये है कि मीडियम में उसी में जाएगी, लेकिन मार्ग अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। मार्ग अलग अलग, रास्ता अलग अलग है, बस मीडियम सेम है। यहाँ भी मीडियम सेम है, यहाँ भी मीडियम सेम है, यहाँ भी मीडियम सेम है, बट क्या है, देख पा रहे होंगे एंगल यहाँ पे दोनों का सेम बना दिया गया है। ओके। अब चौथे नंबर पे हम देखेंगे, यहाँ पे चौथे नंबर में क्या होगा कि चौथे नंबर पे हम यहाँ पे देख पाएंगे कि सब हो गया, तो अब सीधा सीधा गुजार दो, ना ही सी ना ही पी ना ही एफ। यहाँ पे सी है, एफ है, पी है, सी पे भी गिर चुकी है, मतलब सी के रास्ते भी जा चुकी है, एफ के रास्ते भी, पी के रास्ते भी, तो अब किसी के रास्ते नहीं जाएगी, अब सीधा चली जाएगी। सीधा गई तो फिर टकरा के कैसे जाएगी, एफ से होते हुए निकल जाएगी। ये 4 तरीके हैं, चारों आप ध्यान से देखेंगे। ये नियम हैं चारों के चारों, और इनका आपको उपयोग करना है जब हम क्या बना रहे होंगे, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग कंडीशन में हम इमेज बनाने का प्रयास करेंगे, या किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे अलग अलग कंडीशन में, ठीक है ना, या अलग अलग पोजीशन पे, तो किस तरीके से इमेज फॉर्म होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये क्या बता रहा है कि जब कोई रेज आएगी तो जाएगी कैसे, और कैसे आएगी तो कैसे जाएगी, यहाँ से ये नियम बता रहा है। तो नियम क्या बता रहा है, रेज कैसे आएगी तो कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, ये नियम बता रहा है। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। पहले कहाँ से, सी से, तो सी से मतलब जैसे आई थी वैसे ही निकल लेगी। ओके। दूसरा एफ से गुजारा तो सी के पैरेलल चली गई, पी से गुजारा तो जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे चली गई, और अगर हमने तीनों में नहीं गुजारा, सीधा सीधा गुजारा तो एफ से निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये चारों आई थिंक आपको याद हो गया होगा। तो इन चारों को आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। जब आप ये नोट कर लेंगे तब हम बात करेंगे अवतल दर्पण पे अलग अलग स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब की। ठीक है, तो अब वो जो बात होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज हमारा पूरा पर्पज़ यही था कि हम इतना कर लें। उसके बाद हम अवतल दर्पण के अलग अलग स्थितियों में इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसी समय हम उत्तल दर्पण का भी सीख लेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम जब आएंगे तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के सभी केसेस को डील कर रहे होंगे। ठीक है ना, बेसिक पॉइंट आज आपने सीख लिए और नियम भी सीख लिए। स्फेरिकल मिरर इस तरीके से स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण एक साथ क्लियर कर लिया जाएगा। उसके बाद हम कुछ रिलेशंस देख रहे होंगे अलग अलग क्लासेस में।
तो चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप बड़े अच्छे से इसको देख रहे हैं और लगातार कंटिन्यूअस है तो आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और चूंकि ये फिजिक्स का चैप्टर है, यानी फिजिक्स चल रहा है, तो फिजिक्स मतलब हमारे आसपास की घटनाएं ही तो हैं। तो मेनली शीशा तो रेगुलर देखते हैं, वही चल रहा है सब कुछ, तो मज़ा आएगा नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।